Hello everyone, welcome to your ETP class. We are going through the chapter Profit Ratio and Ratio Analysis. हम लोग प्रॉफिट रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस को काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो है क्या? Stocks turnover ratio indicates the velocity of conversion of stocks into sales. स्टॉक्स जो स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उनको सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. Usually, higher inventory turnover indicates efficient management of inventory because more frequently stocks are sold and lesser amount of money is required for inventory. स्टॉक्स जितने जल्दी जल्दी बिकते रहेंगे, इन्वेंटरी पे एक्सपेंसेस जो है उतने कम होते जाते हैं. इसीलिए इस तरह से जहां रहता है तो जितना इन्वेंटरी जितना टर्नओवर जितना अधिक रहेगा वो दिखाता है कि मैनेजमेंट वहां का बहुत एफिशिएंट है करके. इसके बाद में हम आते हैं एसेट्स टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्चुअल एसेट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स. टोटल एसेट्स, एक्चुअल एसेट्स जितने हैं एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसका जो रिलेशन है, दैट इज नोन एज द, उस रेशियो को जो दिखाते हैं दैट इज नोन एज एसेट्स टर्नओवर रेशियो. इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, दैट इक्वल टू नेट सेल्स बाय टोटल एसेट्स. दोनों तरह से निकाला जा सकता है. पहले या तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कीजिए या फिर नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कीजिए. इसके रेशियो इस तरह से हमें एसेट्स टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा. हायर द रेशियो इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग ऑफ टोटल एसेट्स, वेयरएज लोअर इंडिकेट्स आइडल कैपेसिटी. रेशियो अगर बहुत अधिक है तो ये बताता है कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है वहां पे टोटल एसेट्स की, जो कंपनी के लिए बहुत सही नहीं है. और अगर जितना कम होगा रेशियो, दैट इज अ गुड आइडल पर द कैपेसिटी जो है उसकी बहुत सही है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सही तरीके से चल रहा है. दिस इज द डिफरेंस दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसी तरह से हमें पता चलता है. नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. अब एसेट्स हमारे बहुत तरह के हैं, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है. तो फिक्स्ड एसेट्स में फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, अब हम इसको देखते हैं. दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स्ड एसेट्स आर बीइंग टर्न्ड ओवर. जब कितनी बार फिक्स्ड एसेट्स को टर्न ओवर किया गया था ये बताता है इस रेशियो से. हमें इसके बारे में पता चलता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो से. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन क्या है? सेल ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स. जब हम इस तरह से करते हैं सेल ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स, देन वी आर गोइंग टू गेट द फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो shows how well the fixed assets are being used. This ratio is more useful in manufacturing concerns. Higher the ratio, better is the performance, and vice versa. इस रेशियो से जो ऑर्गेनाइजेशन में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही यूज होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जितना अधिक रेशियो होगा उससे पता चलता है कि उस वहां जितने फिक्स्ड एसेट्स है उसका इस्तेमाल बहुत सही तरीके से हो रहा था, बहुत अच्छे से हो रहा है. जितना अधिक रेशियो होगा उतना अच्छे से यूज हो रहा है, जितना रेशियो कम होगा उतना प्रॉपर वे में यूज नहीं हो रहा है, ये पता चलता है. तो फिक्स्ड एसेट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इसके बारे में जानने के लिए इस रेशियो को ध्यान में रखा जाता है. नेक्स्ट हमारा है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स और करंट एसेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो से पता लगाते हैं. एंड इसका कैलकुलेशन कैसा होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स दोनों में से एक लेंगे डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, तब हमें करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का रेशियो मिल जाता है. दिस रेशियो शोज हाउ करंट एसेट्स आर डेल्ट. दिस रेशियो इज मोर इंपॉर्टेंट इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये करंट एसेट्स को किस तरह से यूज किया जा रहा है उसके बारे में बताता है. और इस तरह का जो कैलकुलेशन है ये अधिकतर नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, उस तरह के इंडस्ट्रीज में इस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल means excess of current assets over current liabilities. This shows the relationship between working capital and cost of goods sold or net sales.
वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। उस डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एंड यहाँ हमें पता चलता है वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो हम बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम यहाँ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से पता लगाते हैं। एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगेन द सेम प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो हम अकाउंट्स में ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। दिस रेशियो इंडिकेट्स वेलोसिटी ऑफ न्यू वर्किंग कैपिटल। Higher the ratio indicates lower investment in working capital. Very high turnover of working capital is a sign of overtrading and may cause financial difficulties. इस रेशियो से वर्किंग कैपिटल पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है, नए वर्किंग कैपिटल का जो वेलोसिटी है वो पता चलता है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है या कैसे हो रहा है। हायर द रेशियो लोअर द इन्वेस्टमेंट। रेशियो जितना अधिक होगा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट उतना कम है करके पता चलता है। और अगर बहुत ज्यादा है देन वर्किंग कैपिटल इज देन अगर वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा हो रहा है देन इट शोज ओवर ट्रेडिंग हो रही है। और ओवर ट्रेडिंग, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर ट्रेडिंग होने लगती है देन इट शोज दैट दैट कंपनी इज गोइंग टू फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। इसके बाद में हम आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। This ratio reveals the efficiency of capital employed in a business. It shows relationship between gross capital employed and cost of goods sold. इस रेशियो में, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में, बिजनेस का जो कैपिटल है कितना उसमें डाला, कितना कैपिटल डाला गया है, उसकी एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है कि जो कैपिटल डाला गया है उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। एंड ग्रॉस कैपिटल और कॉस्ट ऑफ गुड्स, इन दोनों के बीच का रिलेशन इस कैलकुलेशन से हम पता लगाते हैं, जहां जिससे हमें ये कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो मिलता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी आर हैविंग द सेम पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का जितना फंड है दैट प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है देन वी आर गोइंग टू गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। हायर रेशियो ग्रेटर वुड बी द प्रॉफिट्स। यहाँ पे रेशियो जितना अधिक होगा वो बताता है कि वहां उनका प्रॉफिट उतना अधिक है। इसके बाद में हम आते हैं डेबिटर्स टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो मीन्स द अकाउंट्स रिसीवेबल, ट्रेड डेबिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड रहती हैं। ट्रेड डेबिटर्स भी होते हैं एंड बिल्स रिसीवेबल जो बचे हुए हैं वो भी, दोनों को इंक्लूड किया जाता है। दिस रेशियो मेजर्स द अकाउंट्स रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग अ पीरियड। दिस इज ऑल्सो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ये कितने दिनों के लिए क्रेडिट दिया गया है, सेल्स जो दिया जा रहा है, सेल्स जो हो रही है कितने दिनों के क्रेडिट पे हो रही है, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे देखा जाता है। डेबिट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेबिटर रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स पे, क्रेडिट पे कितने सेल्स किए गए हैं उसको डिवाइड किया जाता है, रिसीवेबल्स एवरेज निकाला जाएगा, डेबिटर्स का कितने में रिसीव किया गया है, कितने दिनों में रिसीव हो रहा है, दैट डेबिटर्स रिसीवेबल, उसको डिवाइड करने से ही हमें डेबिटर्स टर्नओवर रेशियो मिलता है। एंड एवरेज डेबिटर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ओपनिंग डेबिटर्स प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग, जब भी हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं तो ओपनिंग डेबिटर्स एंड क्लोजिंग डेबिटर्स रहेंगे लास्ट में, कितने लोग हमारे रिसीव करने ऑर्गेनाइजेशन में बाकी है, उन दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड किया जाएगा देन वी आर गोइंग टू गेट द एवरेज डेबिटर्स। देन क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स minus cash sales. In case of receivable turnover ratio, debitors are added together. This ratio indicates efficiency of debit collections. If the ratio is higher, debits are collected. यहाँ पे क्रेडिट सेल्स में क्या करते हैं, टोटल सेल्स जितना हुआ माइनस कैश सेल्स, कैश सेल्स निकाल देंगे तो जो बचेगा दैट विल बी योर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स को इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एंड जितना ज्यादा अधिक रेशियो अधिक होगा, इसका मतलब है कि डेबिट्स को हम उतना कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उतना कलेक्शन करता जा रहा है। दिस इज व्हाट द क्रेडिट सेल्स का रेशियो से हमें पता चलता है। नेक्स्ट वी विल कमिंग टू
average collection period. This ratio indicates days within which debits are collected. Prompt debit collection is in the interest of the business. इस यहाँ पे टाइम मिल लेते हैं कि हम टाइम का पता लगाते हैं कि कितने दिनों में डेबिट का कलेक्शन हो रहा है। जो भी वहां पे डेबिटर्स को जो टाइम दिया गया है वो कितने दिनों में कितना जल्दी कलेक्ट किया जा रहा है, इस रेशियो से हम उसको निकालते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज डेबिट बाय रेट डेबिटर्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into number of days or period of days in a year divided by debitors turnover ratio. इसको आप एग्जाम्पल्स के साथ में जब तक नहीं बनाएंगे, यू वोंट बी एबल टू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो एग्जाम्पल्स के साथ में आप इसको जरूर बनाने की कोशिश कीजिए सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दिस रेशियो इज measured. This ratio is measure of collectivity of accounts receivable. If the collection period is 2 to 3 months, it is treated as good. Higher the ratio, more is the chances of bad debts. Lesser the ratio, less is the chances of bad debts. इस रेशियो में जहाँ ये हम लोग टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये देखते हैं कि कितने दिनों में हम अब अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने डेबिट्स का कलेक्शन कर रही है। अगर 2 से 3 महीने के अंदर में उनका कलेक्शन हो जाता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन उससे अधिक बढ़ता है, जैसे जैसे कि कलेक्शन का टाइम बढ़ता जाएगा तो बैड डेट्स का चांसेस अधिक हो जाता है। एंड टाइम अगर कम रहेगा, रेशियोज का टाइम अगर कम है, कितने डेज में डेब्ट्स को रिसीव किया जा रहा है वो टाइम अगर कम है तो बैड डेट्स का चांसेस कम रहता है। So this is how average collection period is going to be calculated. Then the next is creditors turnover ratio. This ratio indicates the velocity of with which the creditors are paid. Amount payable includes creditors plus bills payable. हर ऑर्गेनाइजेशन में डेबिट्स के साथ साथ क्रेडिटर्स भी रहते हैं, तो यहाँ पे रेशियो वो निकालते हैं कि कितने दिनों में या कितने जल्दी हम लोग उसको पे कर रहे हैं या कितना एक्स्ट्रा टाइम हम उसको ले रहे हैं। This is how the creditors turnover ratio is calculated. Creditors turnover ratio के लिए again the same net credit purchases divided by amount payable plus B by R. मतलब इसका टाइम कितना है उसके अकॉर्डिंगली, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी अगेन द सेम वे एज द डेबिटर्स टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड। ओनली थिंग इज यहाँ पे हम क्रेडिटर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने क्रेडिटर्स है उसके बारे में उसके नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। A higher ratio indicates creditors are not paid in time. Lower ratio indicates the business is not taking full advantage. यहाँ दो तरह से देखा जाता है, जितना अधिक रेशियो जितना ज्यादा होगा तो कहा जाएगा कि क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं किया जा रहा है। एंड उसी तरह से अगर बहुत कम रेशियो बहुत कम है, देन ये समझा जाता है कि बिजनेस उसके क्रेडिटर्स उसको जो क्रेडिट टाइम मिल रहा है उसका पूरा का पूरा एडवांटेज नहीं ले रहा है। In both the situations, the organization has to manage change his policies so that पूरे advantages लिए जा सके एंड टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखा जा सके। So, इस वीडियो के लिए इतना ही गर्ल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।